Let's start now. Now, if you notice on this page, you will see one word that is paragraph 3. और ना ये वर्ड कई बार इंस्टीट्यूट भी यूज करता है पैराग्राफ 3. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैराग्राफ 3 है क्या? ट्राई एंड अंडरस्टैंड. गवर्नमेंट ना गवर्नमेंट ने जब ये नोटिफिकेशन निकालती है ना कारों की, ठीक है, तो नोटिफिकेशन के अंदर ना कई सारे पैराज होते हैं. पैरा ए, सॉरी पैराग्राफ 1, ठीक है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3. तो ये जो थर्ड पैराग्राफ है ना बच्चों उस नोटिफिकेशन का, उस नोटिफिकेशन के थर्ड पैराग्राफ में ना सारे क्लॉज हैं. क्लॉज ए, बी, सी, मतलब क्लॉज 1 2 3 4 लाइन से जो क्लॉज चालू होते हैं ना, वो सारे क्लॉजेज इसमें हैं. हाँ, 1 2 so on and so forth ऐसे 21 तक. Did you understand why paragraph 3 is being used? Because ये paragraph 3 is of this notification and उस paragraph 3 के अंदर सारे clause है. clause 1, clause 2, clause 3, so on so forth till 21. पहला सबको ये समझ में आया? Yes. ओके. नाउ क्लॉज 1 के बाजू में लिख दो यहाँ पे फिग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. तुम पढ़ रहे हो ना AS10 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? हाँ. हाँ. तो अर्लियर जो क्लॉज था उस, और बाय द वे ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना इस क्लॉज को. मैं तुम्हें कुछ क्लॉजेस वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करा के जाऊंगा ना, ठीक है, उनको तो तुम्हें आंख बंद करके पढ़ के ही जाना है क्योंकि उनके पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है. बिकॉज वो तो पहले से 2016 में भी पूछते आ रहे थे. तो यहाँ पे 2020 में तो पूछेंगे पूछेंगे, प्लस इसको चेंज कर दिया है. इस क्लॉज को और बेटर कर दिया एज कम्पेयर टू पुराना क्लॉज जो था वो. 2016 वाला जो क्लॉज पे तो आंसर आता ही था, बट वो क्लॉज से ये क्लॉज बेटर है. वो छोटा क्लॉज था, थोड़ा बड़ा क्लॉज है. ठीक है, तो इसके लिए ये क्लॉज 1 तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, विच इज ऑन पीपी. समझ में? नाउ इफ यू नोटिस, सी आई टोल्ड यू इट इज अ क्वेश्चन आंसर, मतलब गवर्नमेंट ने क्वेश्चन पूछे हैं. तो इसलिए देखो ना, द क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड वेदर. वेदर, वेदर, वेदर दिस पीपी, वेदर द टाइटल डीड्स. समझ रहे हो? इट इज अ क्वेश्चन विच द गवर्नमेंट इज आस्क्ड एंड द ऑडिटर हैज टू रिप्लाई, या तो अफर्मेटिव में या तो नेगेटिव में. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इन रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी. ये सारे जो क्वेश्चन है ना अभी आने वाले, ये अराउंड अभी 6 क्वेश्चन थे जो आएंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे, जो ऑडिटर को आंसर करने हैं. ठीक है. वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग, मार्क जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उनको मार्क करना प्लीज. वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, मार्क करना. मैं जिन वर्ड्स को मार्क कर रहा हूँ वो स्टडी माइंड में मार्क होने चाहिए. Whether the company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative details and situation. Situation का मतलब होता है लोकेशन. Situation का मतलब होता है where they are situated, मतलब लोकेशन. ठीक है. Situation of property plant equipment. Property plant equipment that is your AS10 में जो फिक्स एसेट से वो. क्लियर है? पहला आता है पीपी, बराबर ना, पहला आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. दूसरा पॉइंट है फॉर इंटेंजिबल एसेट, वेदर कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए कि नहीं. देखो ऑडिटर चेक करेगा, उसको लगता है प्रॉपर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन है तो वहां लिखेगा यस द कंपनी हैज मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट्स. यू अंडरस्टूड जो आंसर आपको मिलने वाला है ऑडिट रिपोर्ट में? अरे बच्चों, क्लॉज 1A में कोई दिक्कत है? क्लॉज 1 a. No. No. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड 1B, वेदर पीपी मार्क करना फिजिकली वेरीफाइड. नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल वेरिफिकेशन का, कि क्या मैनेजमेंट ने उसको फिजिकली वेरीफाई किया है क्या एट रीजनेबल इंटरवल्स. मतलब मेरे क्लाइंट ने जाके रीजनेबल इंटरवल पे वो देखा क्या कि उनका वो बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग वहाँ पे है ना उनकी बराबर, बिल्डिंग की कंडीशन क्या है, बिल्डिंग कैसा है, बिल्डिंग में एक्चुअली वेरीफाई किया है कि नहीं किया. एंड वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वाज नोटिस, इफ सो हाउ दे हैव बीन डेल्ट विद इन द बुक्स. कि अगर एग्जांपल लेते हो ना, तुम्हारे पास 3 बिल्डिंग थी, वहां पे जाके तुमने देखा कि 2 ही बिल्डिंग है, तो तीसरी बिल्डिंग का तुमने बुक्स अकाउंट में कैसे अकाउंट फॉर किया. सेकंड क्वेश्चन समझ में आया? बताओ. ऐसे हमें 20 क्वेश्चन देखने हैं, 20.
ये तो हमारा पहला क्वेश्चन चल रहा है, पहला क्लॉज चल रहा है। उस पहले क्लॉज में 3-4 क्लॉज हैं, ठीक है, 3-4 सब क्लॉज हैं, ऐसे हमें 20 क्वेश्चन सारे देखने हैं। वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ ऑल, मार्क करना, टाइटल डीड्स ऑफ ऑल लिवबल प्रॉपर्टीज disclosed in the financial are held in the name of the company। मुझे बताना बच्चों, आज जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसके नाम का टाइटल डीड होना चाहिए ना। तो आज एज एन ऑडिटर मुझे ये चेक करना है कि अगर मेरा क्लाइंट बोल रहा है ओ ये 3 बिल्डिंग मेरा है, तो तीनों बिल्डिंग के टाइटल डीड के ऊपर मेरे क्लाइंट का नाम है कि नहीं। अब तुम देखोगे यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है और वो बहुत ऑब्वियस पॉइंट है, अदर देन प्रॉपर्टीज और कंपनी इज द लेसी। मुझे बताना, जो मैं लेसी मतलब कौन है, द टेनेंट। मुझे बताओ, मैं जो चीज टेरेंट पे ले रहा हूँ उसके टाइटल डीड पे मेरा नाम होगा क्या? नो। नहीं, लेसर का होगा ना। तो इसके लिए जहां जहां मैं यूज कर रहा हूँ उसको हटा दो, बाकी पे मेरा नाम होना चाहिए। समझ में आया? और अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट मतलब अगर आपको दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा मेरा क्लाइंट बोल रहा है प्रॉपर्टी उनकी है लेकिन नाम उनके, ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे नहीं है, तो ऐसे नहीं है, तो ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज है उनकी सारी डिटेल बताओ, उसकी डिस्क्रिप्शन करो, उसका वैल्यू क्या है, किसके नाम में हेल्ड है ना। अगर कंपनी बोल रही है हमारी प्रॉपर्टी है, एचएसबीसी बैंक बोल रही है मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन टाइटल डीड है उनके डायरेक्टर के नाम पे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना कि भाई जो भी आदमी है मिस्टर एक्स ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंड पीरियड हेल्ड इंडिकेट द रेंज वेयर अप्रोप्रिएट, मतलब कि ये टाइम से ये टाइम तक किसके नाम पे है। एंड रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, वो रीजन भी डालना पड़ेगा कि क्यों क्यों कंपनी ने अपने नाम पे नहीं रखा और डायरेक्टर के नाम पे रखा है। ये टेबल समझ में आया बच्चों? बोलो। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। Yes. ओके, अगला क्वेश्चन मिलते हैं। मार्क करो, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यू। क्या साल के दौरान कोई प्रॉपर्टी रीवैल्यू हुई है, कोई पीपी है, इंटेंजिबल एसेट और बोथ ड्यूरिंग द ईयर? इफ सो वेदर रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, मतलब क्या तुमने तुम्हारी प्रॉपर्टी को रीवैल्यू किया या तो अपवर्ड्स या तो डाउनवर्ड्स, ठीक है। एंड चेंज कितना है, 10% और मोर, मतलब मिनिमम 10% का चेंज है तो उसको यहाँ पे इन्फॉर्म करो, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ थी, आज रीवैल्यू होकर प्रॉपर्टी की वैल्यू मैंने 12 करोड़ कर दी है, फेयर वैल्यू मैंने 12 कर दी, ठीक है। तो मैंने 2 करोड़ रुपया मेरे रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला होगा ना। तो ऐसे केस में आप जब रिवैल्यू कर रहे हो एंड यहाँ पे 2 करोड़ वैल्यू रिवैल्यू हो ना, मतलब 1 करोड़ के ऊपर हुआ, मोर देन 10% हो गया है, तो ऑटोमेटिकली मिनिमम 10% के ऊपर हुआ तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स ऑडिटर को यहाँ लिखनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? अगर 10% से कम है तो तो अमाउंट ऑफ अमाउंट चेंज नहीं बताने की, पड़ेगा। नहीं, Okay. तो ये देखो ना, इफ सो फॉर बोथ ड्यूरिंग द ईयर एंड लिखा है, एंड इफ सो वेदर द रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन स्पेसिफाई द अमाउंट इफ चेंजेस 10% इन एग्रीगेट और नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच एसेट, मतलब क्या, अगर आपका 10% का चेंज है तो यहाँ बताओ, वरना बताने के सिर्फ इतना ही लिख देना, Yes. यस देयर वाज रिवैल्यूएशन। क्योंकि देखो ना, इतना इनसिग्निफिकेंट रिवैल्यूएशन 1% का 2% का, उसके लिए मुझे अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है, उसके लिए इतना बताना पड़ेगा यस द प्रॉपर्टी वाज रिवैल्यू, बस। पर हाँ, अगर सिग्निफिकेंट रिवैल्यूएशन है, मतलब मिनिमम 10% से वैल्यू ऊपर नीचे गई है, तो मुझे अमाउंट के साथ साथ बताना पड़ेगा, ठीक है। Yes. नेक्स्ट टाइम मार्क करना, बेनामी। सर ये बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है? अब एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास जो पैसे हैं, क्या हो जाएगा पता है? अब देखो मैं जो इतने इन्वेस्टमेंट करूंगा सब जगह मुझे मेरा पैन नंबर इन नंबर देना पड़ेगा। तो मैं यार जहाँ जहाँ पे, मुझे बताओ एग्जांपल लो, मेरे पास पैसा आया, मेरे पास एक ब्लैक का पैसा है 1 करोड़ रुपया, और मैंने अगर उस ब्लैक के पैसे को, अगर मुझे उसको अन अकाउंट फॉर दिखाना है, मुझे उसको किसी को बताना नहीं है, ऐसे केस में अगर मैंने उसको मेरे नाम पे मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो तुम्हें लगता नहीं है मुझे आई हैव टू शो इट इन द इनकम टैक्स रिटर्न? बताओ, अगर पैसा मेरा है और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एसेट मेरे नाम पे हो जाएगा, जब मेरे नाम पे एसेट हो जाएगा तो मुझे उसको शो करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा एक एक नौकर है, तो मैं नौकर के नाम पे नौकर को पैसे देके नौकर को बोलता हूँ, तू प्रॉपर्टी ले ले। तो मुझे बताना बच्चों, वो प्रॉपर्टी नाम तो मेरे नौकर के, लेकिन मुझे बताओ उस प्रॉपर्टी जो रेंट आएगा वो मेरे नौकर को जाएगा कि मुझे जाएगा? हेलो, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? आपको सर। Company.
मेरे को जाएगा ना, एग्जैक्टली मेरे को जाएगा, बिकॉज आज मैंने पैसा इन्वेस्ट किया ना, तो द इंटरेस्ट जो आने वाली है वो मेरे को जाने वाली है। तो ऐसे केस में इन दिस सिचुएशन अंडर द बेनामी ट्रांस अगर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है और इज पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजन एक्ट एंड रूल्स मेड वेयर द कंपनी अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज डिटेल्स इन फाइनेंशियल। तो पहली बात तो ये चेक करना है कि क्या कंपनी के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल हुआ है क्या फॉर बेनामी ट्रांजैक्शन, एंड अगर हुआ है तो उसकी डिटेल्स फाइनेंशियल में डिस्क्लोज की है कि नहीं की है। बोलो जो क्लियर हो गया बंदा। Yes. मुझे बताना क्लॉज 1 जो है वो पूरा समझ में आया, 6 के 6 पॉइंट बताओ। यस। ठीक है, इस क्लॉज को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, मेरा गट फीलिंग है, क्योंकि ना ये क्लॉज जो है ना क्लॉज 1 वो कारो 2016 में भी आता था, और तब से भी ना दो सब क्लॉज थे। कितने सब क्लॉज थे? दो। अब तो भाई 5 सब क्लॉज हो गए, 5। ठीक है, तो ये केस में जहाँ पे इट हैज नाउ बिकम अल्ट्रा इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम स्टैंडपॉइंट। ठीक है, तो मतलब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा लाइक व्हाट इज द क्लॉज 1 ऐसे। यस यस, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, व्हाट इज द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट under clause 1 of paragraph 3 of caro 2020 relating to fixed assets, तो relating to property सारे plant क्लॉजेस equipment। एक। हाँ, relating to property plant equipment straight। yes सर ओके। तो ये yes, वर्ड टू वर्ड नहीं पर खाली मतलब इस सेकंड मतलब क्लॉज में ट्राई जैसे करो, फिजिकल ट्राई वेरिफिकेशन। करना, ऐसे केस में ट्राई करना कि जहाँ तुम ट्राई करो वर्ड टू वर्ड, लेकिन हाँ जाहिर जाहिर सी बात है, अभी तुमने इसको यही लिख दिया, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, इतना लिख दिया तो भी चलेगा। एक्ट वैक्ट ये 45 1998, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, समझे? ये मैं ये बोल रहा हूँ, इतना पार्ट जो है ना, इतना पार्ट तुमने इतना पार्ट अगर कट कर दिया ना तो भी चलेगा, रूल्स मेड देयर अंडर, इफ सो, ये इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट अगर तुम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, दैट इज फाइन, बट एटलीस्ट बाकी बैलेंस पॉइंट तो आना चाहिए, वरना। ओके। ओके, पॉइंट टू पॉइंट, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करना, इन्वेंट्री, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना, इन्वेंट्री मार्क करो, वेदर physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals and कोई discrepancy of minimum 10% in aggregate, if so how it has been properly dealt with in the books। मतलब क्या, दो क्वेश्चन है, एक तो भैया आज क्या मेरा क्लाइंट फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है कि इन्वेंट्री का, पहला वो, और दूसरा पॉइंट बच्चों कि जहाँ पे अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो वो 10% और मोर डिस्क्रिपेंसी जो आ रही है इन एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, क्या वो डिस्क्रिपेंसी मिनिमम 10% की है क्या? Got it? पहला क्लॉज समझ यस। में आया। हाँ। अब है ना ये सेकेंड क्लॉज नया आया, दिस इज अ न्यू क्लॉज। देखो, whether during any point of time during the year the company has sanctioned working capital limits, has been sanctioned मतलब कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए लोन मिल रहा है, कितने का? इन एक्सेस ऑफ 5 crore rupees in aggregate from bank or FI on the basis of security of current assets, whether quarterly returns or statements। पहली बात तो किसको अप्लाई हो रहा है देख रहे हो, ड्यूरिंग द ईयर क्या कंपनी को कोई वर्किंग कैपिटल का लोन मिल रहा है विद अ लिमिट ऑफ मोर देन 5 crore, और वो लोन क्यों मिल रहा है? करंट एसेट्स को गिरवी रखने के ऊपर, एंड कैन आई से इन्वेंट्री इज वन ऑफ द करंट एसेट, तो इसके लिए रेलेवेंट यस। है। ठीक है, तो इन्वेंट्री को गिरवी रखने के बाद, करंट एसेट को गिरवी रखने के बाद, अभी वो तो तब आपके अप्लाई होगा ये क्लॉज, वेदर क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट्स फाइल्ड बाय कंपनी विद सच बैंक, मतलब कंपनी बैंक को बता रही है कि कंपनी देखो, कि भाई बैंक देखो हमारे पास इतना इतना इन्वेंट्री है, आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी इफ नॉट गिव डिटेल्स। मतलब बेसिकली सिंपली स्टेटेड, आज कंपनी ने जो बैंक को बताया और बुक्स में जो लिखा है वो सेम है कि नहीं। यहाँ पे लिखना तो लिख सकते हो, कंपनी ने जो बैंक को बताया एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा शुड बी सेम। समझ में आया बच्चों?
द क्लॉज नंबर 2 क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, नाउ लेट्स लुक एट क्लॉज नंबर 3। अभी क्लॉज नंबर 3 भाई बहुत बड़ा क्लॉज है, ठीक है? सर पहले, हाँ बेटा बोलो। क्लॉज 2 के पॉइंट बी में वो इम्पोर्टेंट, एक मिनट सर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क करना है। अच्छा कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, पे अटेंशन नाउ। Whether during the company has, whether during the year the company has made any investments in मतलब कहीं पे पैसा डाला, provided any guarantee or security और granted any loans। तो कहने से बच्चों यहाँ से पैसा कंपनी के बाहर जा रहा है, बराबर ना? आज मेरा जो क्लाइंट है, क्या मेरे क्लाइंट ने किसी को इन्वेस्टमेंट डाला, किसी में इन्वेस्ट किया, किसी को गारंटी दी, किसी को सिक्योरिटी दी है, किसी को लोन दिया है, तो मेरे कंपनी क्लाइंट से पैसा बाहर जा रहा है टू किसको भाई? कंपनीज को, किसी दूसरी कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को और अदर पार्टीज, ठीक है? कोई भी। तो ऐसा अगर हुआ है, ऐसा अगर हुआ है, इफ सो whether during the year the company has provided loans or advances in nature of loans, इफ सो इंडिकेट, अगर मेरे क्लाइंट ने ऐसा किया है, मेरे क्लाइंट ने लोन दिया है, ठीक है? नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस क्लॉज डज नॉट अप्लाई टू कंपनीज whose principal business is to give loans। क्या ना इसे बैंकिंग कंपनीज बच्चों, तो वैसे ही बैंकिंग कंपनी या फिर एनबीएफसी, इनका प्रिंसिपल काम तो लोन देना ही होता है ना यार, तो इन पे ये क्लॉज अप्लाई नहीं होता। और मुझे बताओ, बैंकिंग के बैंक पे तो ये कारो ही अप्लाई नहीं हो रहा था, याद है ना? तो इन दैट केस यस ये बैंक एनबीएफसी अब पे यद्यपि कदापि, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लेटर ऑन मुझे बताया ना, बैंकिंग कंपनी से एग्जाम्पशन हटा लिया तो बैंक पे कारो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन बैंक पे ये क्लॉज अप्लाई होगा क्या फिर? नो नहीं नहीं। No. समझे क्या? हाँ, तो अगर कंपनी से पैसा गया है तो इन दैट केस एग्रीगेट इज सो इंडिकेट, मतलब ऑडिटर को बताना है, ऑडिटर के ऊपर क्वेश्चन है कि ऑडिटर भैया तुम इंडिकेट करके बताओ aggregate amount during the year and balance outstanding at balance sheet date with respect to such loans or securities to subsidiaries, JVs and associates। मतलब उन कंपनीज में से इतने कितना पैसा तुमने जो लोन दिया तुम्हारी खुद की सब्सिडरी को दिया, जेवी को दिया, एसोसिएट को दिया। पहले ऑडिटर को ये दर्शाना पड़ेगा। दूसरा ये बताना पड़ेगा एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द बैलेंस आउटस्टैंडिंग विद सच लोन्स एंड गारंटीज सिक्योरिटी टू पार्टीज अदर देन सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट्स। मतलब सिंपली स्टेटेड, आज अगर हमने लोन दिया हुआ है, टोटल लोन दिए हैं 50 करोड़ के, उनमें से 5 करोड़ दिए खुद की सब्सिडरी को और 45 दिए बाहर वालों को, तो ऐसे केस में 45 करोड़ इधर दिखाना पड़ेगा और 5 करोड़ इधर दिखाना पड़ेगा। समझे क्या? कहना से ये खोदा पहाड़ निकला चूहा है, बोलो बच्चों, यस ये है ना? खोदा पहाड़ निकला चूहा है। कहना से बड़ा बड़ा दिखता है लेकिन एक्चुअल में कुछ बड़ा है क्या ये? बिल्कुल नहीं। अगर तुम इसको गहराई से पढ़ोगे ना, बहुत ईजी है, ठीक है बच्चों? क्लॉज ये समझ में आया क्या? पहला समझा? अब देखो, दूसरा भी कितना सिंपल है। ऑडिटर को ये बताना है कि ये जो पैसा गया है ना, ये जितना भी पैसा गया है, एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ग्रांट ऑफ ऑल लोन्स के आर नॉट, मार्क करना, आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। मतलब हार्म, प्रेजुडिशियल मतलब हार्मफुल। तो एग्जांपल लेते हैं, मुझे बताना, आज अगर मेरी कंपनी ने एक पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है एट द रेट ऑफ 3%, जबकि मार्केट में चल रहा है 10%, तो मुझे बताओ मेरी खुद की कंपनी ने 7% का नुकसान कर लिया कि नहीं मेरे क्लाइंट ने?
Yes. समझ ना, तो उसकी डिटेल्स देनी है। इजी है, आगे बढ़ो। So clause A में इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है ना? कहाँ पे बेटा क्लॉज ए में? मतलब हाँ, whether during the year क्लॉज इधर, company has इधर provided इन्वेस्टमेंट नहीं किया। loans. हाँ, इसमें हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं, बट हेडिंग में अपना सारे इन्वेस्टमेंट्स भी आने वाले हैं। हेडिंग में मतलब जहाँ okay, जहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा उधर आएगा, यहाँ जैसे यहाँ पे आ गया ना वैसे। अब yes. देखो, हाँ, अब देखो, in respect of loans and in the nature of loans, whether schedule of repayment, मार्क करना, schedule of repayment has been stipulated and whether the receipts are regular। मुझे बताना, मुझे बताओ, आज अगर हमारी क्लाइंट किसी को लोन दे रही है और वहाँ पे शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट है, तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? बताओ। अच्छा, अच्छी बात है। ऊपर से वहाँ पे रिसीट्स रेगुलर हैं, तो भी अच्छी बात है ना। तो अगर वो चीज़ें नहीं हो रही, अगर इमेजिन करते हैं मैंने एक जन को दे दिया पैसा, बोला कि जब मर्जी चाहिए तब दे देना, ऐसा तुम्हें लगता नहीं तुम शेयर होल्डर के पैसे का बर्बाद कर रहे हो, पानी में कर रहे हो शेयर होल्डर के पैसे को? तो इसके लिए क्वेश्चन ऑडिटर को पूछा है, ऑडिटर यहाँ पे आंसर देगा और शेयर होल्डर को पता चल जाएगा कि कंपनी क्या कांड कर रही है। गॉट इट? yes, नेक्स्ट, इफ द अमाउंट इज ओवर ड्यू, ओवर ड्यू मतलब देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, लोन लिया गया था 1 जनवरी का, ड्यू डेट थी 31 मार्च, 3 महीने के बाद। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते 31 मार्च, एग्जाम्पल लेते 1 जनवरी को लोन लिया और ड्यू डेट थी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर आ गया, ड्यू डेट आ गई, उसके बाद भी पैसा नहीं मिला। नाउ द मनी इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 days, for more than 90 days, and whether reasonable steps have been taken by the company for recovery। Can I say somewhere related to our NPA concept? बराबर ना, एनपीए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ना, सेम फंडा आपने अपने ऑडिट ऑफ बैंक्स yes, में देखा था। नेक्स्ट, whether any loan or advance in the nature of loan granted which has fallen due during the year, मार्क करो, fallen due, has been renewed or extended or fresh loan granted। ये भी हमने देखा था, पता है, ऑडिट बैंक्स में, कि जहाँ पे आज एग्जांपल लेते हैं, पुराना लोन था और पुराना लोन मेरे क्लाइंट ने लोन दे के रखा था वो, लेकिन वो सामने वाला पार्टी मेरा लोन रिपे नहीं कर पाया, तो मैंने उसको डेट एक्सटेंड करा दी, तो उसकी डिटेल्स यहाँ लिखो। अगर एग्जांपल लेते ड्यू था और मैंने उसका बोरोइंग को रिन्यू कर दिया कि भाई ठीक है, तेरे को और 2 साल का समय देता हूँ, या फिर मैंने फ्रेश लोन दे दिया, तो मैंने जो उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया ना, नया लोन दिया, वो नए लोन 2 साल का था, वो नए लोन से उसने मेरा पुराना लोन चुकता दिया और अभी नया लोन वापस चालू है, समझे? तो इट वाज जस्ट अ बुक एंट्री विच वी पास्ट। ओके, तो ऐसे केस में ये जो हुआ है, तो उसकी डिटेल्स ऑडिटर को लिखनी पड़ेंगी टू सेटल द ओवर ड्यूज। इफ सो स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज रिन्यूड, मतलब जितना भी टोटल अमाउंट था उसमें से कितना रिन्यू हुआ है, क्या हुआ है, सब बताना पड़ेगा। बच्चों, कहना इससे यहाँ पे कंपनी का, तुम्हारे क्लाइंट का पूरा कच्चा चिट्टा बाहर निकल रहा है कि नहीं? देख रहे हो, तुम कुछ छुपा सकते हो क्या बच्चों? बताओ, कैन यू हाइड एनीथिंग नाउ? बोलो। No. बिल्कुल नहीं ना यार, तुम्हारे शेयर होल्डर को भी 100% पूरा डेटा जाने वाला है। ठीक है, whether the company has granted any loans in the nature of loans, either mark करना repayable on demand or without specifying any terms of period of repayment, if so specify aggregate amount of percentage thereof with the total loans granted। ठीक है, granted amount to the promoters related parties, मतलब कितने पैसे तुमने रिलेटेड पार्टीज को दिए, प्रमोटर को दिए ऑन डिमांड, कि भाई जब हम लोग मांगेंगे तब दे देना, ऐसा तुम्हें लगता है क्या कंपनी अपने प्रमोटर से पैसा मांगने वाली है? बताओ। नहीं, No. तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मुझे लिखनी पड़ेंगी। क्लॉज 3 समझ में आया? कहना से पूरा का पूरा क्लॉज टॉक्स अबाउट गिविंग लोन्स। बच्चों बताओ, yes. बराबर ना? सर क्लॉज, एक क्लोज हाँ, एक बार वापस बोल सकता हूँ। कौन सा वाला बेटा, कौन सा वाला? प्रमोटर जॉइन। क्या कंपनी ने कोई लोन दिया है विच इज रिपेबल ऑन डिमांड विदाउट स्पेसिफाइंग एनी पीरियड ऑफ रिपेमेंट, मतलब क्या, जब कंपनी मांगेगी तब सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा। इज सो स्पेसिफाई एग्रीगेट अमाउंट परसेंटेज देयर ऑफ द टोटल लोन्स ग्रांटेड, कि भाई एग्जांपल लेते हैं, टोटल लोन्स मेरे बेटा, एग्जांपल लेते हैं, टोटल लोन मेरे 100 करोड़ के हैं, 100 करोड़ में से मैंने 20 करोड़ ऐसे लोन्स हैं जो मैंने ऑन डिमांड दिए हैं, किसको, प्रमोटर को, रिलेटेड पार्टी को, समझे? तो उसकी डिटेल मुझे बतानी पड़ेगी, तो आई हैव टू राइट कि 20% इज गिवन टू दीज पीपल। अब समझा?
सर अगर प्रमोटर्स को ने किसी और को दिया है आउटसाइड पार्टीज को, तो वो कौन से क्वेश्चन में कवर होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, प्रमोटर को नहीं दिया एंड किसी और को दिया है तो वो कौन से क्वेश्चन में कवर होगा उसका? और क्या दिया है, ऑन डिमांड लोन। हाँ, ऑन रीपेबल ऑन, तो इधर देखो, या यहाँ पे तो इधर रिपेबल ऑन डिमांड और विदाउट एनी टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, if so specify aggregate amount percentage thereof of total loans granted, aggregate amount of loans granted to promoters related, तो in that case इधर ही बताना है, लेकिन तेरे को स्पेसिफिकली अलग से भी बताना है कि प्रमोटर लोन को कितना दिया। टोटल जो है ना, टोटल टोटल रिपेबल वाले राइट इधर राइट गॉट बताना है, इट लेकिन सर। उनमें से प्रमोटर को कितना दिया वो परसेंटेज इधर बताना है। ठीक है, हाँ मतलब दोनों इसमें है। दोनों इसमें आएगा। यस यस। ओके सर तो मतलब अगर पूरे मतलब 100 करोड़ का लोन दिया है और आउट ऑफ विच 20 करोड़ इज फॉर इज टू प्रोमोटर्स एंड रिलेटेड पार्टीज, तो दोनों बताना पड़ेगा ना? दोनों ही बताना पड़ेगा ना बेटा, 100 करोड़ भी बताना पड़ेगा और 20 करोड़ हाँ, बताना पड़ेगा। ओके ओके। ओके, क्लॉज 4 जो है, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटीज, ये लोन टू डायरेक्टर 185 दिख रहा है, ये 185, ये 185 लोन टू डायरेक्टर है। 186 इज अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं ना, दैट कैन नॉट बी मेड बियॉन्ड 2 लेयर्स। मतलब अगर एक कंपनी ए इज इन्वेस्टिंग इन बी, बी हैज टू इन्वेस्ट इन सी, लेकिन इसके बियॉन्ड 2 लेयर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन बोलता है, 186 बोलता है। और 185 बोलता है लोन टू डायरेक्टर, अगर कंपनी किसी डायरेक्टर को लोन दे रही है ना, तो एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब परसेंटेज के ऊपर लोन नहीं दे सकते। ठीक है, बट मुझे बताओ ये दोनों के दोनों सेक्शन अपने सीए इंटर में कि सीए फाइनल में? Final. फाइनल में, बराबर ना। तो इसके लिए यूजुअली इसके ऊपर तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि 180 में 186 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। मतलब सिर्फ रिमेंबर दिस क्लॉज, आई डाउट कि यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस स्पेसिफिकली, बिकॉज दीज आर टू वेरी बिग सेक्शन एट द सीए फाइनल लेवल, वेरी बिग। ठीक है, तो जब तक तुम लोगों को दोनों सेक्शन नहीं समझ में आएंगे तब तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन कमिंग ऑन पॉइंट नंबर 4 इज वेरी लेस, चांसेस आर वेरी लेस। सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कंपनी ने लोन वन दिया है डायरेक्टर को, तो 185 के प्रोविजंस का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। और और अगर कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी ने 2 लेयर तक ही इन्वेस्ट किया है ना, वैसे तो दैट इज टोल्ड यू बाय 186, उसका पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो यस लिखो, नहीं हुआ है तो नो लिखो। और यस। ओके, तो इम्पोर्टेंट में कितने कितने पढ़ के आने भाई, 21 में से सबसे पहले इम्पोर्टेंट वाले 1 2 एंड 3, बराबर ना। क्लॉज 5 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आई हैव नॉट सीन क्वेश्चन ऑन क्लॉज 5। मैं तुम्हें बता देता हूँ, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब एग्जैक्टली वर्बेटम याद नहीं करके जाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये क्या बोलता है, तुमने चैप्टर 5 पढ़ा है कंपनी लॉ का, डिपॉजिट्स पढ़ा है ना। हाँ सर। कैन आई से डिपॉजिट इज अ वे ऑफ टेकिंग लोन, Yes. बराबर है। सो टुडे टुडे आज कहना है, हमें 73 टू 76, ये देख रहे हो, सेक्शन 73 से 76 आरबीआई के कोई प्रोविजंस होते हैं। जब जब कंपनी डिपॉजिट ले रही है तो तुम्हें इनका पालन करना है, तो पालन किया है कि पालन नहीं किया, वो हाँ या ना में यू हैव टू राइट इट ओवर। ठीक है, आई रिपीट, कंपनी ने अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, तो डिपॉजिट एक्सेप्टेंस के जितने प्रोविजंस हैं, वो सारे प्रोविजंस का मेरे क्लाइंट ने फॉलो किया है कि नहीं किया, वो हाँ या ना में यहाँ पे जवाब देना है। देखो, in respect of deposits accepted by the company which are deemed to be deposits, whether directives by the RBI and provisions of 73 to 76 and any other provisions have been complied with. If not, nature of contravention को बताओ कि क्या तुमने क्या गलत कर दिया। और यद्यपि कदापि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी या कंपनी लॉ बोर्ड, 1956 एक्ट में इट वाज कंपनी लॉ बोर्ड, अंडर द न्यू एक्ट इट इज एनसीएलटी। और आरबीआई ने कोई अगर ऑर्डर पास किया, तो ऑर्डर को तुमने कंप्लाई किया। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज कंपनी वाज अनेबल टू रिपे द डिपॉजिट, तो आरबीआई ने बोल दिया करो 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 रिपे करो, तो ऑर्डर पास कर दिया। तो उस ऑर्डर का पालन हुआ है कि नहीं वो लिखना है। तो क्लॉज नंबर 5 बोलता है दो चीजों के बारे में कंप्लायंस लिखना है। पहला, तुमने एक्सेप्ट किया है तो तुमने लॉस का पालन किया कि नहीं। और दूसरा, ऐसे जो तीन मारती है कंपनी लॉ बोर्ड, एनसीएलटी और आरबीआई, इन्होंने कोई ऑर्डर पास किया तुम्हारे अगेंस्ट, तो उसका पालन हुआ है कि नहीं हुआ। समझ में आया क्लॉज 5? हेलो, यस सर। इज द क्लॉज 5 क्लियर टू यू बच्चों? ओके, नेक्स्ट समझते हैं, whether maintenance of cost records has been specified by central government
अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148 कैन वेदर सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैव बीन सो मेड एंड मेंटेन्ड। इसका क्या मतलब है बच्चों? जहाँ पे अटेंशन नाउ केयरफुली, आपको अगर याद रहेगा सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट दैट अप्लाइज फॉर व्हाट? कॉस्ट ऑडिट, बराबर ना? तो ऐसे केस में सारी कंपनीज को तो पहली बात तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने होते हैं। इफ एट ऑल यू फॉल इन द रेगुलेटेड सेक्टर और द अनरेगुलेटेड सेक्टर, if you are in the regular unregulated, you have to check the previous year का turnover is 35 crores or not from the prescribed goods and services। अगर मिनिमम 35 करोड़ है तो करंट ईयर में तुम्हें कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे इन फॉर्म CRA 1, बराबर है? तो और याद रखना वो फॉर्म CRA 1 के सारे रिकॉर्ड्स को कॉस्ट ऑडिट नहीं होता है, चुनिंदा रिकॉर्ड्स का कॉस्ट ऑडिट होता है, बराबर है? अगर आप कॉस्ट ऑडिट के क्राइटेरिया मीट करते हो तो यहाँ पे, और वो कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? CMA, बराबर ना? यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको केवल ये चेक करने का है ऊपर ऊपर से कि तुमने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बराबर रखे कि नहीं। मैं डिटेल्ड ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे से हमें देखना है कि मेरे क्लाइंट के ऊपर 148 लगता है और 148 के तहत कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं तो उन्होंने किए कि नहीं, बस। मैं क्या कोई डिटेल में जाके ऑडिट नहीं करने वाला। समझ में आया क्लॉज 6 बच्चों? बोलो, इज द क्लॉज 6 क्लियर? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्लॉज 7, ओके, क्लॉज 7A 7। नाउ ट्राई अंडरस्टैंड 7 ना 7 को यूजुअली बच्चों हम लोग कहने से ऐसे दो पार्ट में लिखते हैं ना, ऐसा दिख रहा है। 7 को हम लोग कट करते हैं ना, तो याद रखना ऊपर A है नीचे B है। याद रखना 7 इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स A एंड B। याद रहेगा क्या? हेलो, यस सर। ओके। नाउ लेट्स सी 7AB क्या बोलता है। ठीक है, मुझे बताओ बच्चों, जहाँ पे आज हमें झगड़ा करना चाहिए कि झगड़ा नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बराबर ना? तो इसलिए 7A पहले बात करता है अबाउट नॉन डिस्प्यूटेड ड्यूज। किसकी बात करता है? नॉन डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, जैसे GST हो गया, GST का अमाउंट हो गया, इनकम टैक्स का अमाउंट हो गया, प्रोविडेंट फंड का अमाउंट हो गया। एंड 7B बात करता है अबाउट डिस्प्यूटेड ड्यूज, डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। ठीक है, अभी ध्यान सुनना, डिस्प्यूटेड का मतलब क्या होता है कि भाई हमें लग रहा है कि ये पे नहीं करना है। ठीक है, नॉन डिस्प्यूटेड मतलब क्या? हम जानते हैं कि ये पैसा तो हमें गवर्नमेंट को पहुंचा नहीं है, स्टैट्यूटरी ड्यू है तो हमें गवर्नमेंट को पहुंचा नहीं है। तो 7A में ऑडिटर को ये लिखना है कि मेरे क्लाइंट ने नॉन डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज गवर्नमेंट की तिजोरी में पहुंचाए कि नहीं पहुंचा। क्वेश्चन समझ में आया? क्या आंसर करना है 7A का? Yes. देखो मैं अभी इसको पढ़ रहा हूँ। whether my company, मार्क करना, whether my company is regular in depositing, whether my client company is regular in depositing undisputed statutory dues। क्या क्या होते हैं? GST, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेस एंड अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज। कितने सारे सेस देख रहे हो? कितने रहे भाई? देखो हाँ भाई, कितने कितने हैं? Goods and service tax, provident fund, employee state insurance, income tax, sales tax, service tax, customs duty, duty of excise, value added tax, cess and other statutory dues। समझ में? टू द अथॉरिटीज, पहले क्या जवाब देने का है कि मेरा क्लाइंट कंपनी रेगुलरली ये पैसा जमा कराता है कि नहीं। पहला समझा? क्लियर है? Yes. Yes. एंड इफ नॉट मतलब कहने से मेरा क्लाइंट रेगुलर नहीं है, मेरा क्लाइंट पैसा जमा नहीं कराता, मतलब मेरा क्लाइंट चोर है। ठीक है, देन द एक्सटेंट ऑफ अरियर्स, एक्सटेंट ऑफ अरियर्स मतलब क्या? कितना रुपया नहीं दिया, बराबर, गवर्नमेंट को देना था, कितना रुपया नहीं दिया। ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज एज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर which are concerned for a period of more than 6 months from the date they become payable shall be indicated। इसका क्या मतलब है? अरे रे रे रे, इसका क्या मतलब है पता है बच्चों? की पूरा साल है। ध्यान सुनना, पे अटेंशन। लेट्स सपोज करते हैं मेरे क्लाइंट को ना इन द मंथ ऑफ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई 21 मेरे क्लाइंट को GST पे करना था टू द ट्यून ऑफ 20 lakhs। कितने का बच्चों?
20 लाख का जीएसटी पे करना था। मुझे बताना अभी जो 31 मार्च 22 आएगी उस दिन तक अगर हमने पे नहीं किया तो कैन आई से इज दिस ड्यू इज आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड मोर देन 6 मंथ्स एज ऑन 31 मार्च की नहीं? समझ रहे हो? यस। और एक एग्जांपल लेते हैं जुलाई, फिर फर्ज करते हैं बच्चों जुलाई, एग्जांपल लेते हैं सितंबर 21। सितंबर 21 में प्रोविडेंट फंड का पैसा था, फर्ज करते हैं 10 लाख रुपया। तो ये पैसा भी हमने पहुंचाया नहीं, वी नॉट रेगुलर ना। तो कहना से 31 मार्च को ये पैसा भी आउटस्टैंडिंग है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 लाख आउटस्टैंडिंग है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये देख रहे हो क्या? फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट दे बिकेम पेएबल शैल बी इंडिकेटेड। समझ में? सर तो ऐसे केस में जहाँ पे आज इन द मंथ ऑफ जनवरी कोई चीज ड्यू है, जैन 22 में कोई चीज ड्यू है, तो उसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे 31 मार्च को ऐड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जैन 22 को तो अभी तक 6 महीने नहीं हुए ना भाई पेएबल होके। समझे क्या? यस। पहला फंडा क्लियर हुआ? 7 ईयर समझा क्या? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। वेयर द स्टैट्यूटरी ड्यूज रेफर टू इन क्लॉज, यहाँ भाई ये देखो ऊपर वाला, ये लोग भी शान है ना, पूरा ऊपर का रिपीट नहीं किया। हैव नॉट बीन डिपॉजिट ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट देन द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग। फोरम पे लिख दो, यहाँ पे फोरम पे लिख दो, या तो इट कैन बी द ट्रिब्यूनल, या तो इट कैन बी द हाई कोर्ट, या तो इट कैन सुप्रीम कोर्ट। अरे भाई तुम्हारा झगड़ा चल रहा है ना, तो तुम्हारा जो झगड़ा चल रहा है वो झगड़ा कौन से लेवल पे चल रहा है वो बताओ। ठीक है, और उसकी पूरी डिटेल नहीं पड़ेगी कि एग्जाम्पल लेते हैं इनकम टैक्स में ये असेसमेंट ईयर का इतना 10 लाख रुपया है और ये केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है, वो लिखना पड़ेगा। बच्चों क्लॉज 7 समझ में आया पूरा? बताओ। डन है? इस क्लॉज 7A 7 भी पूरा समझा क्या? Yes. श्योर? ओके चलो एक बार रिकैप करें क्या? सर 7B में क्या बोला? हाँ 7B में बेटा अमाउंट तुम्हारा 7A क्या था? झगड़ा करना होता है कि नहीं करना होता है? नहीं कर। नहीं करना होता है, तो अनडिस्प्यूटेड हुआ। 7B में हाँ डिस्प्यूटेड, जहाँ पे एग्जांपल लेते हैं मेरे को लग नहीं रहा है कि मुझे जीएसटी पेएबल है, समझे? मेरे को मेरा प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट हो गया था, तो मैंने तो जीएसटी में नहीं पे किया पैसा, समझे? तो मेरे को जो लग रहा है कि नहीं, लेकिन गवर्नमेंट बोल रहे हैं नहीं नहीं सर आपका एग्जाम्पशन में फॉल नहीं होता, ये पैसा आपको देना है, समझे? तो झगड़ा होगा ना हमारे बीच में, तो वो हाँ मेरे पे ऑर्डर पास करेंगे, मैं अपील फाइल करूंगा, तो जहाँ पे केस पेंडिंग है ना वो लिखना पड़ेगा, समझे? यू अंडरस्टूड और शो आई शो यू शो इट टू प्रैक्टिकली? समझा समझा। समझ गया? चलो एक बार रिकैप करें क्या बच्चों? चलिए। हाँ सर, सब क्लॉज। सॉरी? सब क्लॉज ना। हाँ कार्बन के क्या है? देखो मैंने कार्बन के क्लॉजेस को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। 21 क्लॉज है ना बच्चों, ठीक है? ये कौन से आने वाले? क्लॉज 1 से लेकर 7 तक, फिर कहना है से 8 से लेकर तुम्हारे नेक्स्ट 14 तक, एंड नेक्स्ट आने वाला है तुम्हारा ये 15 से लेकर 20 तक, ठीक है? लास्ट में आपका आएगा 21st क्लॉज। समझा ना? यस। ओके। हाँ, कहना है से क्लॉज 1 क्या था बच्चों? क्लॉज 1 याद है क्या? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। Yes. यस। क्लॉज 2 क्या था? Inventory. वेरी गुड, इन्वेंट्री। क्लॉज 3 क्या था? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स और लोन एग्रीमेंट। Loans, guarantees, security. इन्वेस्टमेंट, लोन्स, एडवांसेस, गाइडेंस, सिक्योरिटी। क्लॉज 4 क्या था? 180 186। यस। Yes. क्लॉज 5 क्या 5 था? इज डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स। Pause. और देख रहे हो तुम्हारा चैप्टर 5 भी डिपॉजिट्स था ना, लॉ का? लॉ का यस। चैप्टर 5 भी डिपॉजिट्स था, ठीक है? नेक्स्ट क्लॉज 6 क्या था याद है? 148। कॉस्ट ऑडिट, मतलब 148 कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स। एंड क्लॉज 7 क्या था बच्चों? कहना से 2 पार्ट ना, ए एंड अनडिस्प्यूटेड बी। एंड डिस्प्यूटेड। वेरी गुड, अनडिस्प्यूटेड एंड Statutory dues. मैं पूरा जब लिख दूंगा उसके बाद तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। समझ में आया? Okay. व्हाट द सर लॉजिक? वो आपने 7A में जो बताया 6 मंथ्स वाले का जो बनाया था ना, उसका स्क्रीनशॉट दे देना।
ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? डन? डन। चलो, let's go to the next now.